आज की सारी बड़ी खबरों के साथ आगे सामने मौत दोस्तों चलेगा। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश झारखंड में एनडीए गठबंधन में पड़ी फूट के बाद अब एक और राज्य जो छुपकर कर रहा था बीजेपी को सपोर्ट, उस पार्टी के अंदर भी पड़ी है नई फूट। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों, किस तरीके से वह कानून के तूफान में उड़ती चली जा रही है एनडीए गठबंधन और अचानक से राहुल गांधी आज पहुंच रहे हैं बिहार। बताएंगे कहां पर है उनका कार्यक्रम दोस्तों और किस तरीके की तैयारी चल रही है। इसी के साथ में एक और बड़े मुस्लिम समाज के ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है दोस्तों। बताएंगे उन्होंने कौन कौन सा आर्ग्यूमेंट दिया है वह कानून के खिलाफ, और क्या मुस्लिम के बाद हिंदू, जैन और बुद्ध मंदिरों पर भी जमीन पर कब्जा करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश में बदलाव तभी होगा जब हिंदू मुसलमान छोड़कर विकास पर होगी बात, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में देश मांगे परिवर्तन लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में नीतीश कुमार और चिराग पासवान की पार्टी में पड़े फूट के बाद एक इस्तीफे के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर आरएलडी पार्टी और सुभाषपा पार्टी के नेताओं ने अपनी पार्टी को टाटा अलविदा बाय बाय बोल दिया। खासकर ज्यादातर मुस्लिम समाज के लोगों ने इन पार्टियों को टाटा अलविदा बाय बाय बोला है दोस्तों। और झारखंड में आजसू पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम नेता ने यह कहकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों एनडीए गठबंधन से दूर रहकर भी बीजेपी को सपोर्ट करने वाली बीजू जनता दल पार्टी में जबरदस्त फूट पड़ गई है। आपको बता दें कि वक्त संशोधन कानून को लेकर बीजू जनता दल में घमासान मचा। पार्टी के 7 राज्यसभा के सांसदों में से 4 ने वक्त कानून का समर्थन किया, जबकि 2 लोग वोट ही डालने के लिए नहीं आए, जबकि एक ने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर दिया दोस्तों, यानी वक्त कानून का समर्थन कर दिया। इसके बाद बीजू जनता दल के वरिष्ठ सांसद देवाशीष सामंत राय ने कहा है कि बीजू जनता दल कार्तिकेय पांडियन के इशारे पर काम कर रही है, यानी भाजपा के एजेंडे को बीजू जनता दल में लागू किया जा रहा है दोस्तों। इसके बाद पूर्व मंत्री और वरिष्ठ बीजू जनता दल के नेता प्रताप जैना ने पार्टी के सुप्रीमो नवीन पटनायक को पत्र लिखकर संसद में वक्त कानून का सपोर्ट करने वाले पार्टी के सांसद सस्मिता पात्रा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने आगे खुलासा किया कि पार्टी के नेता नवीन पटनायक ने जब भी पार्टी के सांसदों की बैठक हुई थी, आपस में बैठक हुई थी, तब बिल का विरोध किया था। और ऐसे में बाद में सांसदों के खिलाफ कोई व्हिप जारी नहीं किया गया, तो जिस सांसद का जो मन करा वो उन्होंने किया। 4 सांसदों ने सपोर्ट जरूर किया है दोस्तों, लेकिन नवीन पटनायक की बात नहीं मानी गई। नवीन पटनायक विरोध कर रहे थे। आपकी क्या राय है? अगर आप भी मानते हैं कि बीजू जनता दल वाले धीरे धीरे करके आपस में ऐसा ही भिड़ते रहेंगे दोस्तों, आने वाले दिनों के अंदर इस पार्टी में जरूर जबरदस्त तरीके की फूट पड़ेगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। जिन लोगों ने वक्त कानून का समर्थन किया था उन सबको अब धीरे धीरे करके अपनी पार्टी में हैसियत नजर आने लगी है दोस्तों। एक तरीके से पार्टी के कई नेताओं ने विरोध करके बीजू जनता दल के भविष्य के बारे में बता दिया है दोस्तों। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में अचानक से राहुल गांधी बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी आज यानी 7 अप्रैल को बेगूसराय में कन्हैया कुमार के द्वारा आयोजित की जा रही पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल होंगे दोस्तों। कन्हैया कुमार ने कहा कि हमारे नेता और देश में विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज राहुल गांधी हमारे साथ आएंगे और आपसे निवेदन है कि बिहार में शिक्षा, नौकरी और उन्नति प्रगति के लिए इस यात्रा का हिस्सा बने। कुल मिलाकर दोस्तों राहुल गांधी ने ये यात्रा चुनकर बता दिया है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से इस बात पर निर्भर कर रही है कि बिहार राज्य के अंदर पार्टी का ये मुहिम सफल हो। और वैसे भी कन्हैया कुमार के साथ राहुल गांधी का आने का मतलब पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक क्लियर कट मैसेज देना है कि राहुल गांधी युवा नेतृत्व के साथ खड़े हैं दोस्तों। कन्हैया कुमार की बिहार में बड़ी भूमिका होगी, ये बात स्पष्ट हो गई है, क्योंकि राहुल गांधी खुद सभा में आ रहे हैं दोस्तों। और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों के अंदर प्रियंका गांधी भी बिहार के दौरे पर आएंगी। और वैसे भी अचानक से पलायन रोको यात्रा के दौरान कन्हैया कुमार की मौजूदगी नजर नहीं आई। लोगों ने पता किया तो जानकारी मिली कि वो दिल्ली पहुंच गए हैं। कई सारे मीडिया वाले फेक दावा करने लगे कि उन्हें दिल्ली तलब किया गया है। राहुल गांधी फटकार लगा रहे हैं, जबकि हकीकत सबके सामने अब आ गई है कि राहुल गांधी उनसे आज होने वाली यात्रा को लेकर चर्चा कर रहे थे दोस्तों। और कन्हैया कुमार के ऊपर पूरी तरीके से राहुल गांधी का हाथ है। पार्टी के उन नेताओं को साफ संदेश भेज दिया गया है कि कन्हैया कुमार बिहार छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। कन्हैया कुमार बिहार में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। कुछ लोगों को दिक्कतें हैं कन्हैया कुमार से, तो वो बिहार छोड़कर चले जाए। कन्हैया कुमार बिहार छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी ने अपना पूरा आशीर्वाद कन्हैया कुमार को दिया है, ये अच्छी बात है कि युवा नेतृत्व को आगे बढ़ने के लिए बड़े नेताओं के सपोर्ट की जरूरत होती है दोस्तों। राहुल गांधी ने कहा है कि आप लोग बेगूसराय में आज व्हाइट टी शर्ट पहनकर आइए, ताकि हम लोग एक सिंबॉलिक तौर पर विरोध जताएं। और युवाओं के नौकरी और महंगाई का मुद्दा सबसे प्रमुख रहेगा। राहुल गांधी ने वीडियो संदेश भी जारी करके कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में आने की भी अपील की है। साथ साथ असम में पंचायत चुनाव का शंखनाद हो चुका है दोस्तों, जिस चुनाव का इंतजार कांग्रेस पार्टी के एक एक कैडर के कार्यकर्ता कर रहे थे। आखिरकार भाजपा की सरकार को चुनाव कराने का ऐलान करना पड़ा। बार बार चुनाव टाले जा रहे थे। जनवरी में ही इलेक्शन होने वाला था, लेकिन बार बार टाले जाने के बाद अब निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद असम में पहली बार पंचायत के चुनाव कराए जाएंगे। 27 जिलों में 2 मई को और 7 मई को 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। असम में कुल 1,80,00,000 मतदाता है। नतीजे 11 मई को घोषित किए जाएंगे। साथ साथ दोस्तों जमीयत उलेमाए हिंद के चीफ अरशद मदनी की ओर से एक बयान जारी किया गया। उन्होंने कहा कि जमीयत उलेमाए हिंद ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता यानी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनौती दी है दोस्तों, क्योंकि ये कानून देश के संविधान पर सीधा हमला है, जो न
केवल नागरिकों का समान अधिकार प्रदान करता है बल्कि उन्हें पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रदान करता है, यानी संविधान वाले अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इसलिए हमने वक्फ अधिनियम 2025 को सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी है। जमीयत उलेमाए हिंद के राज्य इकाई भी अपने अपने राज्यों में उच्च न्यायालय में इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देंगे। दोस्तों, हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से अदालत ने कई मामलों पर न्याय दिया है, उसी तरीके से इस मामले को लेकर, इस महत्वपूर्ण मामले को लेकर असंवैधानिक कानून पर न्याय मिलेगा। जमीयत उलेमाए हिंद के अरशद मदनी की ओर से आए बयान पर आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अब लड़ाई लड़ी जा रही है। एक के बाद एक कई सारी याचिकाएं दाखिल की गई है दोस्तों, जबरदस्त डिबेट डिस्कशन होने वाला है। साथ साथ फिर एक फ्रॉड पकड़ा गया है दोस्तों। दरअसल नरेंद्र नाम का व्यक्ति, जिसका नाम नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है, ये बीजेपी का एक भक्त है जो खुद को विदेशी डॉक्टर एन जॉन कैम बताता है। इस पर आरोप लगे हैं कि इसने फर्जी डॉक्टर बनकर मध्य प्रदेश के कई लोगों के दिल का ऑपरेशन किया है, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है दोस्तों। मध्य प्रदेश के अंदर एक नए तरीके का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है दोस्तों। योगी आदित्यनाथ के साथ में भी इस व्यक्ति की तस्वीरें हैं। आपको जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ में पंजाब के अंदर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। 131 दिन के बाद उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया है दोस्तों। डल्लेवाल ने पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले के सिरहिंद में आयोजित किसान महापंचायत में घोषणा की है कि वो अपना अनिश्चितकालीन अनशन समाप्त कर रहे हैं। डल्लेवाल ने महापंचायत के मौजूदा किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि आप किसान सभी ने मुझसे आमरण अनशन खत्म करने को बोला है। आंदोलन को बनाए रखने के लिए मैं आपका ऋणी हूं। मैं आपकी भावना का सम्मान करता हूं। मैं आपके आदेश को स्वीकार करता हूं। डल्लेवाल संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के एमएम के संयुक्त मंच के वरिष्ठ नेता है दोस्तों। कुल मिलाकर रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया है, लेकिन आगे आने वाले दिनों की स्ट्रेटजी भी अब तैयार की जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों बीजेपी के लोग सोच रहे होंगे कि बार बार किसानों को ऐसा ही टालते रहेंगे और कोई उनसे सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन अब धीरे धीरे करके किसान एक नई स्ट्रेटजी के साथ मैदान में उतर रहे हैं दोस्तों। उन्होंने अनशन खत्म करके सही करा है। कम से कम अब उनके पास पूरी आजादी होगी कि एक बार फिर से आंदोलन को गढ़ा जाए। साथ साथ दोस्तों अमेरिका की तरफ से नए भारत के ऊपर टैक्स लगाए जाने को लेकर सचिन पायलट की ओर से जमकर निशाना साधा गया। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि दुनिया भर के देश, चाइना से लेकर तमाम देशों ने अमेरिका के ऊपर टैक्स लगाकर उस पर पलटवार किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी और बीजेपी और वित्त मंत्री और विदेश मंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा, और इससे पता चलता है कि बीजेपी के लोग अमेरिका से डरते हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। अमेरिका वाले मामले को लेकर, इसी के साथ में वह कानून को लेकर काली पट्टी बांधने पर एक अजीबोगरीब सा निशाना साधते हुए एक्शन लिया गया है दोस्तों। आपको बता दें कि ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी तरीके से बौखला गई है दोस्तों। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करने वाले 300 लोगों को नोटिस दिया गया और 2-2 लाख रुपए के बॉन्ड भरने के आदेश दिए गए हैं। 24 लोगों को ये नोटिस जारी किया गया है दोस्तों। अपर पुलिस अधीक्षक नगर के सत्यनारायण प्रजापत ने रविवार को बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान करने के बाद पुलिस ने कुल 300 लोगों को नोटिस जारी किए हैं और लोगों की पहचान के प्रयास जारी रखे गए हैं दोस्तों। आपको बता दें कि पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर नगर मजिस्ट्रेट विकास कश्यप ने नोटिस जारी किए हैं। क्या आपने कभी सोचा होगा दोस्तों कि ऐसा हो सकता है कि केवल प्रोटेस्ट करने और प्रोटेस्ट में भी काली पट्टी बांधने मात्र के लिए 2-2 लाख रुपए का बॉन्ड भरवाया जा रहा है। ये पूरी तरीके से खुलेआम तानाशाही है। उत्तर प्रदेश पुलिस की एक्शन का ये बर्बर रूप है दोस्तों, और एक तरीके से कुछ नेताओं को खुश करने के लिए, जो सांप्रदायिक मानसिकता वाले लोग हैं, उन्हें खुश करने के लिए इस तरीके का एक्शन लिया गया है। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर अब हिंदू, जैन और बुद्ध मंदिरों पर बीजेपी की नजर है। उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा दावा किया है। शिवसेना यूबीटी के नेता कहते हैं कि वक्त के बाद अब बीजेपी के लोग ईसाई, जैन, बुद्ध और हिंदू मंदिरों की जमीन कब्जाना चाहते हैं, जिन्हें उनके मित्र को सौंपा जाएगा। साथ ही ठाकरे ने बीजेपी को राम जैसा व्यवहार करने की सलाह दी है दोस्तों। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के आईटी और कम्युनिकेशन विंग ने शिवसेना संचार सेना के शुभारंभ के दौरान बीजेपी पर हमला बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि वह कानून लागू करने के बाद बीजेपी की नजर अब ईसाई, जैन और बुद्ध धर्म के जमीनों पर है। इससे पहले आरएसएस के ऑर्गेनाइजर मैगजीन में लिखे गए आर्टिकल को लेकर यह बड़ी जानकारी है दोस्तों, जिसमें क्रिश्चियनों की जमीन को लेकर वह कानून से उसे जोड़कर एक तरीके से विरोध किया गया था और क्रिश्चियनों की जमीन को लेकर भी कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश की गई थी। हालांकि बाद में राहुल गांधी ने विरोध किया तो आरएसएस के मुखपत्र को अपना पोस्ट हटाना पड़ा और उनको माफी मांगना पड़ा। उसी और इशारा करते हुए उद्धव ठाकरे ने बताया है कि अब तमाम अन्य अल्पसंख्यक समाज के लोगों को परेशान करने की बीजेपी की रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी जमीन छीनकर अपने मित्रों को देना चाहती है। साथ साथ शिवसेना यूबीटी के कार्यालय में शिव सैनिकों को संबोधित करते हुए संजय राउत ने शिव सैनिकों से कहा कि पिछले 3-4 महीनों से शिवसेना को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही है। केवल यही अफवाहें उड़ी है कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत भी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी खबरों के बावजूद नासिक में शिवसेना कार्यकर्ता मौके पर डटे हुए हैं दोस्तों। वह संघर्ष कर रहा है और कष्ट भोग रहा है। बाला साहब ने भी ऐसे हालात देखे थे, इसलिए बिना किसी चर्चा के शिवसेना नेताओं ने सभी से अपील की है कि वे पार्टी को मजबूत करने के लिए 16 अप्रैल को अपनी ताकत का इस्तेमाल करें, अपनी ताकत दिखाएं। दरअसल 16 तारीख को नासिक के अंदर उद्धव ठाकरे एक रैली करने जा रहे हैं दोस्तों। यहां से शिवसेना के नए रूप को देखा जा सकता है। कई सारे
बदलाव शिवसेना कर रही है। साथ साथ रामनवमी का पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। बिहार से लेकर हर कोने में भक्ति का रंग चढ़ा हुआ है दोस्तों। मंदिरों में भजन कीर्तन गूंज रहे हैं। तो दूसरी ओर औरंगाबाद जिले के अंदर एक ऐसी खबर सामने आई है जो काफी ज्यादा होश उड़ाने वाली है दोस्तों। यहाँ पर असामाजिक तत्वों ने कब्रिस्तान में तोड़फोड़ करके माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है। कब्रों पर चादर जलाने और दीवार तोड़ने से ये साफ तौर पर साजिश की बू आ रही है दोस्तों। मगर पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए हालात को काबू किया है। बिहार में क्योंकि विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं तो आप लोग जानते हैं कि किन लोगों ने ये हरकतें की होगी दोस्तों, जो सांप्रदायिक माहौल बनाकर पूरी राजनीति को गरमाना चाहते हैं दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि सांप्रदायिक माहौल बनने से किसको फायदा होता है और किन लोगों की हरकतें होगी दोस्तों। हालांकि पूरे मामले पर अब पुलिस के द्वारा एक्शन लिया गया है, लेकिन उम्मीद यही है कि हालात को सांप्रदायिक बनाने से रोका जाएगा, वरना दोस्तों कहीं ना कहीं एक राजनीतिक पार्टी फायदा उठाने के लिए पूरा लिमिट पार करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बिहार में कुछ ताकतों के पास प्रशासनिक शक्तियां भी है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के लिए। अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के लोगों को अब चुनाव में देखना है कि क्या सांप्रदायिक राजनीति करने वाले लोगों को कभी समर्थन किया जाना चाहिए, क्योंकि वे केवल माहौल खराब करते हैं। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। वहीं पर ट्रंप जैसे ही अमेरिका में सत्ता में आए दोस्तों, लोगों को लगा कि देश और दुनिया के लिए इकोनॉमी के लिए कम से कम एक पॉजिटिव न्यूज आई है, क्योंकि खुद बिजनेसमैन है डोनाल्ड ट्रंप। तो दुनिया भर की इकोनॉमी में बूम देखने को मिल सकती है, लेकिन मामला एकदम उल्टा पड़ गया है दोस्तों। ट्रंप ने आते ही कई सारे देशों के ऊपर टैक्स लगा दिया। इसके बाद दुनिया भर के मार्केट में डिप डाउन देखने को मिला। भारत के अंदर भी शेयर मार्केट बुरी तरीके से क्रैश हो गया दोस्तों, और अमेरिका के अंदर तो हालात काफी ज्यादा अनकंट्रोलेबल थे और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों के कारण वहां के लोग परेशान हो गए हैं। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ 12,000 जगह पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया है दोस्तों। भारी संख्या में लोगों का हुजूम नजर आ रहा है और ट्रंप के इकोनॉमिक पॉलिसी का यह प्रचंड विरोध है। सासा अखिलेश यादव ने एक न्यूज शेयर की है दोस्तों। महात्मा बुद्ध और बाबा साहब जैसे महापुरुषों की प्रतिमा को हटाने पर सीतापुर में विवाद हुआ है, एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है दोस्तों। सब जानते हैं कि वो कौन है जिनके इशारे पर प्रशासन ऐसा प्रहार कर रहा है। शोषित वंचित समाज की जागरूकता नई चेतना बनकर उभर रही है। इन साजिशों की उम्र अब ज्यादा लंबी नहीं बची है। कुल मिलाकर दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर प्रशासन के द्वारा की गई इस हरकत का प्रचंड विरोध लोगों ने किया है और मामला काफी ज्यादा गर्मा गया था। अखिलेश यादव की ओर से निशाना साधते हुए बयान जारी करते हुए कहा गया कि हम लोग प्रशासन की ऐसी हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, देखते हैं क्या कोई जांच पड़ताल की जाएगी दोस्तों। इसी के साथ में महाराष्ट्र के एक मस्जिद में 2 लोगों ने बम फोड़ दिया था। आपको बता दें कि यह मामला 30 मार्च 2025 का है, जहां पर 2 हिंदू युवकों ने मस्जिदों में जाकर बम फोड़े। जब यह मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ता नजर आया दोस्तों, तब जाकर प्रशासन ने कार्रवाई की है। और अब जो अपडेट है उसके अनुसार भीड़ मस्जिद धमाका केस मामले में गिरफ्तार किए गए 2 लोगों के ऊपर अब यूएपीए के तहत कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है, यानी आतंक विरोधी गतिविधि के तहत यह मामला दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि एक मस्जिद में जाकर रात में 3 सवा 3 बजे में बम फोड़ देना कुल मिलाकर पूरे समाज में दहशत फैलाने वाला मामला है, और ऐसे लोगों को आतंक विरोधी गतिविधि के खिलाफ बनाए गए कानून यानी यूएपीए के तहत ही लपेटे में लेना चाहिए दोस्तों, और एक्शन की तारीफ होनी चाहिए। साथ साथ केंद्र का ब्लैकमेल भुगतने को मजबूर है विपक्ष शासित राज्य। सौतेले बर्ताव को लेकर राज्य सरकार में जबरदस्त नाराजगी है दोस्तों। देश भर के अंदर मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। गेहूं का सबसे ज्यादा उपज देने वाले पंजाब से आने वाली ज्यादातर खबरों में यही बताया जा रहा है कि मंडियों का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इसके लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है। गेहूं का स्टॉक रखने की जगह ठीक नहीं है, वहां तक पहुंचने के लिए सड़कें टूटी फूटी है। ऐसी तैयारियां कुछ महीने पहले हो जाती थी, लेकिन एक बार फिर से नहीं हो सकी है दोस्तों। पंजाब राज्य एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड यानी एपीएमसी पूरी तरीके से काम करने में विफल रहा है दोस्तों, और पंजाब सरकार के पास उसे देने के लिए पैसा नहीं है। बोर्ड पर पहले से कर्ज चढ़ा हुआ था, इसलिए कोई भी वित्तीय संस्थान उसे कर्ज देने को तैयार नहीं है। कुल मिलाकर सरकार को किसानों को सपोर्ट करना चाहिए दोस्तों, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर देना चाहिए, रोड बनाकर देना चाहिए। एपीएमसी मार्केट को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए ताकि किसान आराम से आकर एमएसपी पर अपने कम से कम फसलों को बेच सके दोस्तों। हालांकि एमएसपी का जो असली नियम है उसके तहत तो एमएसपी मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी किसानों को कम से कम बेसिक स्ट्रक्चर तो मिलना चाहिए दोस्तों, लेकिन उसमें पूरी तरीके से डिले किया जा रहा है और केंद्र सरकार की भी कोई मदद देखने को नहीं मिल रही है। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत आजकल उत्तर प्रदेश में है। ऐसे में उत्तर प्रदेश से एक बड़ी अपडेट सामने आई है दोस्तों। बीते दिन एक मजार के ऊपर चढ़कर भगवा रंग का झंडा लगा दिया गया। कई सारे लोग झंडे लेकर आए थे और बदतमीजी करते हुए मजार के ऊपर चढ़कर झंडा लगाने लगे। इस पर पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने कहा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत तक पहुंचे उत्तर प्रदेश की ये तस्वीरें, जो संघ के प्रमुख ये कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग क्या ढूंढना, उन्हीं संघ प्रमुख की उत्तर प्रदेश में मौजूदगी के दौरान प्रयागराज से ये तस्वीर आई है। सैयद सलार मसूद की दरगाह पर भगवा झंडा चढ़ाया जा रहा है दोस्तों, यानी गुंडागर्दी करते हुए माहौल खराब किया जा रहा है, और ये उत्तर प्रदेश समेत कई जगह देखने को मिल रहा है दोस्तों। लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आजकल आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत बैठे हुए हैं, तो सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए कि मोहन भागवत बताएं कि कौन है ये लोग जो लोग झंडा लेकर इस तरीके से मजारों के ऊपर चढ़कर उसे छिन्न-भिन्न करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, उसकी पवित्रता को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आरएसएस के प्रमुख को कुछ नजर नहीं आता है
है। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की सबसे खराब स्थिति का भी एक नया मामला है। दोस्तों आपको क्या लगता है, अगर आप भी मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ सरकार में सबसे बुरी व्यवस्था है कानून की उत्तर प्रदेश में और केवल मीडिया में ही कानून व्यवस्था अच्छी है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों साथ साथ राहुल गांधी के हमले के बाद आरएसएस के मुखपत्र से गायब कर दिया गया वो पोस्ट। दरअसल आरएसएस से जुड़ी पत्रिका ऑर्गेनाइजर में एक प्रकाशित लेख लिखा गया था। दोस्तों इसमें बताया गया कि कैथोलिक चर्च यानी जो क्रिश्चियनों के सबसे बड़े चर्च में से एक है कैथोलिक चर्च, उसके पास वक्फ बोर्ड से भी ज्यादा संपत्ति है। केरला के कई सारे एग्जाम्पल दिए गए। दोस्तों जैसा ही खबर आती है कि अब क्रिश्चियन समाज के सबसे बड़े संगठन को लेकर यह बात चल रही है, तो फिर राहुल गांधी ने आरएसएस और ऑर्गेनाइजर को निशाने पर लिया है। दोस्तों उसके बाद जो लेख लिखा गया था उसे हटा दिया गया है। साफ तौर पर कह सकते हैं कि आरएसएस के लोग कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ही मुद्दा क्रिश्चियन समाज से जुड़ा हुआ उठाया जाए। कुल मिलाकर दोस्तों मुस्लिम और फिर क्रिश्चियन समाज के लोगों को कमजोर करने की एक नई साजिश का खुलासा हुआ है। हालांकि राहुल गांधी के विरोध के बाद लाइन पर तो आ गए हैं दोस्तों, लेकिन क्या इनकी मानसिकता खुलकर सबके सामने आ गई है कि ये लोग बौद्ध संपत्तियों को भी हथियाना चाहते हैं और ईसाइयों की संपत्तियों को भी हथियाना चाहते हैं जो भारत में मौजूद है। साथ साथ दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के मियांवाला का नाम अब नहीं बदलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने स्थानीय लोगों को यह आश्वासन दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले दिनों धामी सरकार ने उत्तराखंड के 15 स्थानों के नाम बदले, इसमें मियांवाला का नाम बदलकर रामजी वाला कर दिया गया दोस्तों, जिसका विरोध होने लगा। शनिवार को बीजेपी के नेताओं का प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करने के लिए पहुंचा। अपर सचिव मुख्यमंत्री संजय टोलिया ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर मियांवाला का नाम को यथावत रखने के आदेश जारी कर दिए जा रहे हैं। यानी जो नाम बदला गया था दोस्तों उस पर बीजेपी की सरकार वापस से अपने पुराने फैसले पर आ रही है, यानी पुराने नाम पर आ रही है जो बदल दिया गया था। दावा किया गया है कि मियांवाला का नाम ना बदलने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि स्थानीय लोगों ने मियांवाला को एक सम्मान के तौर पर देखा है और अभिनंदन करते हैं इस बात का। दरअसल दोस्तों पूरी जानकारी इतिहास में छुपी हुई है। मियांवाला नाम के पीछे यहाँ के मूल निवासी राजपूत परिवार माने जाते हैं जिनको मियां की पदवी दी गई थी। दोस्तों आपको बता दें कि पूरा मामला हिमाचल प्रदेश के गुलेर रियासत से जुड़ा हुआ है, जहां पर मियां की सम्मानजनक पदवी दी जाती थी। गुलेर रियासत में टहरी के 51वें राजा प्रदीप शाह का ससुराल था। उनकी शादी के वक्त डोली के साथ आए लोग टिहरी रियासत में बस गए थे, जिसके बाद टिहरी के राजा ने इन लोगों को जागीर दिया गया था, यानी जमीनें दी गई थी। इसके बाद अब लोगों ने कहा कि क्योंकि ये राजपूत लोगों से जुड़ा हुआ, उनके पदवी से जुड़ा हुआ मामला है, तो मुख्यमंत्री को इस नाम को वापस लेना चाहिए जो उन्होंने बदलने वाला नाम दिया था और अब पुराने नाम से जाना जाएगा। दोस्तों कुल मिलाकर बीजेपी के लोग ना तो इतिहास देखते हैं ना ही वर्तमान देखते हैं, केवल ये देखते हैं कि फ्यूचर में कैसे फायदा मिल सकता है उसके आधार पर फैसला लेते हैं। हालांकि उनको ये फैसला अपना पुराना बदलना पड़ा। इसी से पता चलता है कि बीजेपी के लोग कितना कम रिसर्च करके कोई भी फैसला ले लेते हैं दोस्तों, केवल लोगों के बीच में डिबेट कराने के लिए और पूरे राज्य का माहौल सांप्रदायिक बनाए रखने के लिए। साथ साथ दोस्तों सिसौली गांव है मेवात क्षेत्र में, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम आबादी है दोस्तों, बल्कि 93% मुस्लिम मतदाता यहाँ पर है और यहाँ पर मात्र 250 हिंदू परिवार के लोग हैं, यानी 7% की आबादी है। यहाँ पर एक पंच है जो हिंदू समाज से आता है, बाकी 14 पंच जो है वो मुस्लिम समाज से आते हैं दोस्तों। इसके बाद 14 मुस्लिम मेंबर ने एक साथ मिलकर हिंदू समाज से आने वाली महिला को सरपंच बनाने का ऐलान किया है दोस्तों। जहां पर 93% मुस्लिम आबादी है वहां पर एक हिंदू महिला को सरपंच बनाया गया है, पंच बनाया गया है। और हरियाणा की खूबसूरती यही है दोस्तों कि सब लोग मिलकर साथ में रहते हैं और ये बड़ा एग्जाम्पल देश के हर कोने में भेजा गया है जहां पर हिंदू मुस्लिम एकता नजर आ रही है। साथ साथ पटना के रामनवमी के कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम से रवाना होते ही मंच से अनाउंस हुआ कि एक बच्चा खो गया है, उसके पिता का नाम नीतीश कुमार है। मंच पर बैठे बीजेपी के नेता अनाउंसमेंट को सुनते ही हंसने लगे दोस्तों। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया, ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार को मॉक किया जा रहा है, उनका खुलकर मजाक उड़ाया जा रहा है दोस्तों। बीजेपी के लोग नीतीश कुमार के जाने के बाद इस तरीके से मजे ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार की आलोचना करने में ये लोग पूरी तरीके से डर चुके हैं। साथ साथ आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने फैसला लिया है कि उनकी पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट जाएगी अपने आर्ग्यूमेंट के साथ में, यानी दोस्तों पहले कांग्रेस पार्टी, फिर एआईएमआईएम, उसके बाद जमीयत इस्लामी और फिर तृणमूल कांग्रेस और डीएमके पार्टी भी अपने वकीलों के साथ कोर्ट जाने वाली है, यानी वकीलों की पूरी फौज उतरने वाली है। इंडिया अलायंस की ओर से कोर्ट में कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाएंगे दोस्तों। इसी के साथ में अगर आप लोगों को एक भी खबर अच्छी लगी हो और अगर आप भी मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखना जरूरी है, इसी से देश विकास कर सकता है, वरना अगर देश अलग अलग मानसिकता में डिवाइड होता रहेगा तो देश में कभी किसी का भला नहीं हो सकता। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।